देख लेते हैं, ठीक है। पेपर है सबके पास, आपके पास दे दो। एक वहां पे दे दीजिए, ठीक है। पहला सवाल क्या है, व्हेन वाज द प्रॉफिट मोहम्मद, अच्छा व्हेन वाज द प्रॉफिट मोहम्मद बॉर्न, कब हुए थे ये? इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? 570 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था इनका। और ये कौन थे बेसिकली? ही वाज द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक रिलीजन, फाउंडर थे। ये कौन है? फाउंडर ऑफ द इस्लाम, ठीक है ना। 570 में इनका जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते कि ऐसा नहीं कि जन्म लिया कुछ साल के बाद ये एकदम लोगों को ज्ञान बांट रहे, ऐसा नहीं हुआ था। 30 साल तक इन्होंने क्या किया था, एज है व्यापारी के तौर पे काम किया, व्यापारी के तौर पे काम किया। जब इनको 600 के आसपास, 600 ईडी के आसपास ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद ज्ञान बांटते हैं, ठीक है। उसके बाद कब 632 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ है? मक्का में। और इनको दफनाया कहाँ गया है? मदीना में, मदीना। इसी वजह से इस्लामिक रिलीजन में सबसे दो महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र स्थल कौन से हैं? मक्का और मदीना। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेड इन इंडिया वाज, ये कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने, देखो ऑप्शन, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत को क्या किया था? इन्वेड किया था। कब किया था? 712 में किया था। अब किस 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 शासक को किया था? सिंध के शासक को। सिंध के शासक, और सिंध के शासक का नाम क्या था? दाहिर। बैटल ऑफ रेवर, ठीक है ना, रेवार या रेवर, ठीक है ना। बैटल ऑफ रेवर ये 712 में किया गया था, ठीक है ना। ये कहां का था? ये कहां का शासक था? ये अरब का था। ये अरब से आया था। अरब क्या है? अरब से था, अरब से आया था, ठीक है ना। दाहिर पे इसने हमला किया था। दाहिर पे हमला क्यों किया था? क्योंकि इसने इस पे क्या लगा दिया? इसने एक दोष लगा दिया था इसके ऊपर कि भैया इसने क्या किया, मेरे जहाजों को लूट लिया है, जहाजों को लूट लिया है। दो कारण तो पहले थे ही। पहला कारण था कि इन लोगों को क्या चाहिए था? पैसा। पैसा कहां पे है भरा हुआ है? भारत में। तो पैसा रीजन तो था ही। दूसरा रीजन था इस्लामिक का क्या करना है? एक्सपेंड करना। और तीसरा जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? श्रीलंका से जा रहा था जहाज कहां पे? इधर ईरान की तरफ। लेकिन सिंध में क्या हुआ था? सिंध में इन लोगों की जहाज को लूट लिया गया था पायरेट्स के जरिए। दोस्त किस पे लगा दिया? दाहिर पे, ठीक है। 712। तीसरा नंबर क्या है? इन विच ईयर डाइड नहीं होगा, वहां पे डिड लिख दो, ठीक है ना। तीसरा नंबर डिड, डाइड नहीं, डिड है वो, ठीक है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया टेक प्लेस, ये 712, ठीक है। ये तो डिस्कस हो गया। मोहम्मद बिन कासिम वाज तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्को अफगान। अब कैसे गलती हो गया भाई? अरब का था ना। ये गलत कैसे हो गया भाई? होने का चांस ही नहीं है। सीधा सा ईरान से आ रहा है ना, उधर से आ रहा था ना। तो उधर से आ रहा है तो उधर कौन रहते हैं? अरब के लोग रहते हैं। तो उधर से आया, अरब से, अरब से आया फिर कहां पे? भारत में। अब भारत के बाद, इसके बाद जितने भी हैं सब कहां के हैं? तुर्क है। अब जैसे कि मोहम्मद गोरी कहां का है? तुर्क का है, ठीक है ना। फिर महमूद गजनवी कहां का है? तुर्क का है। ऐबक कहां का है? तुर्क का है। ये सब कौन है? सब के सब तुर्क। तुर्क मतलब तुर्किस्तान वाला इलाके पे, ठीक है। Who among the following was the founder of the गजनी? अल्तगिन, क्या नाम है? अल्तगिन, ही इज द फाउंडर ऑफ द गजनी एम्पायर। ये गजनी एम्पायर का फाउंडर है, ठीक है ना। कैसे इसने किया था? जो किसका एम्पायर था? गजनी का। गजनवी का जो एम्पायर था उसको इसने क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। और उसके बाद एक नया एम्पायर को स्टेब्लिश किया, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? गजनी, ठीक है ना। इसको फाउंड किया था। इसके बाद कौन आता है? सुबुक्तजीन आता है, इसी का गुलाम। और सुबुक्तजीन का बेटा कौन है? महमूद गौरी, महमूद गजनीवी। महमूद गजनीवी, ये कौन है? इसका बेटा है। और यही भारत, ये इस एम्पायर का क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा होता है, जो भारत पे कितने बार हमला किया है? 17 बार हमला करता। क्यों हमला कर रहा है भारत पे? क्योंकि इसको चाहिए धन, चाहिए। धन कहां पे है? भारत में, ठीक है ना। क्योंकि ये अपने अपने एम्पायर को क्या करना चाहता है? विस्तार करना चाहता है, एक्सपेंड करना है इसको, अपने एम्पायर को। तो इसी वजह से इसको भारत पे धन चाहिए। धन कहां पे पड़ा पड़ा है? भारत पे। इसीलिए एक के बाद एक हमला करता है। पहला हमला पहला हमला किस ईयर में किया? पहला हमला किस ईयर में किया? 1000 में। कहां पे किया? पेशावर, ठीक है। कौन? और इधर से कौन?
जयपाल था इधर, ठीक है। कौन था इधर? जयपाल, ठीक है ना। हिंदू शाहीन शासक, ठीक है ना। डायनेस्टी पूछेगा कौन सा था? हिंदू शाहीन डायनेस्टी का शासक कौन था? जयपाल। यहाँ पे लड़ता है लेकिन हार जाता और सुसाइड कर लेता है, ठीक है ना। लास्ट हमला कब किया है? लास्ट हमला किया गया है 1027 को, जाट के लोग। और सोमनाथ टेम्पल पे कब हमला किया है? 1025। बैटल ऑफ वाइन, आनंदपाल जयपाल का बेटा, उसके साथ भी हुई थी। मुल्तान लोगों के साथ मिलकर इसने वार किया था। वो कब किया था? 1000। Who among the following was not defeated by the Ghazni? अच्छा, ये अच्छा सवाल कौन होगा? देखो ये भी यही सवाल बोले थे, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है सवाल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? देखो, राजा राज्यपाल। ये कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कौन नंबर है? राजा राज्यपाल। ये कहाँ का शासक था? पहला हमला कहाँ किया था? कन्नौज, 1018 कन्नौज में राजा राज्यपाल, ठीक। अरे ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं भाई, तो क्या देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। राजा राज्यपाल हमला किया था कब, कहाँ पे किया था? कन्नौज पे। कन्नौज पे किया था ना उसने। कब किया था? 1000 कन्नौज पे हमला किया था। और यहाँ पे कन्नौज पे हमला करके बहुत सारे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हार गया था राजा यहाँ का। और वहां का राजा कौन था? राजा राज्यपाल, ठीक है। भीम द सेकेंड 1025 में हमला हुआ है। कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल पे। इस समय शासक कौन था? भीम। देखो हम बोल रहे हैं कि इलिमिनेट कैसे करना, ठीक है ना। पहला ऑप्शन होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। आते हैं तीसरे नंबर पे, भीम फर्स्ट पे। तो सोमनाथ टेम्पल 1025 में डिस्ट्रॉय हुआ, वहां का शासक कौन था? ठीक है ना, कौन था? भीम फर्स्ट था। तो इसका मतलब तो ये भी हारा, भीम फर्स्ट भी हार गया, ठीक है ना। राजा राज्यपाल भी हार चुका है और जयपाल तो 1001 में हार ही गया था। तो ऑप्शन कौन सा बचा? विद्याधर, ठीक है ना। कब हमला किया था? 1008-9 में। 1000 इस समय हमला किया गया था भारत पे। और इस समय कहां पे हमला किया गया था? यहाँ पे कैलेंजर पे हमला किया गया था। और कैलेंजर का शासक कौन था? विद्याधर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चंदेल शासक था। और इसने क्या किया था? इसको जीतने नहीं दिया था, बताया था ना। बहुत कड़ी टक्कर हुई थी इन दोनों के बीच, जीतने नहीं दिया था। किसने? विद्याधर ने। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा है चंदेल शासक का। ये बहुत अच्छा सवाल है, 6 नंबर टिक कर लो। 7 नंबर, द बैटल ऑफ वाइन। बैटल ऑफ वाइन ये कब हुई है? 1000, अच्छा 8-9 दिया हुआ है, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुई है? महमूद गजनी और जयपाल होगा? होगा ही नहीं, आनंदपाल होगा, ठीक है। व्हेन डिड मोहम्मद गजनी अटैक टू सोमनाथ टेम्पल? 1025, ठीक है ना। एकदम याद कर लेना, ये डेट हमेशा पूछता है, ठीक है ना। अल-बिरूनी बताया था। किताब उल हिंद का मतलब क्या हुआ? रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। शाहनामा, शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था, फिरदौसी ने लिखा था। और इस बुक में किसके बारे में जानकारी हमें मिलती है? ईरान के शासकों के बारे में, ईरान के शासकों के बारे में। इसी वजह से इसका नाम क्या है? नामा। तो शाह क्या है? कहां के शाह? ईरान के शाह, उनका नाम है, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे याद करवाया था, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? कुतुबी ने लिखा है, ठीक है ना। और ये कहीं लिख लो, कुतुबी कौन है? कुतुबी था गजनी का कौन सा था? यहाँ का दरबारी कवि है, ठीक है ना। दरबारी कवि है। कौन है? ये दरबारी कवि है इसका। दरबारी कवि मतलब कोर्ट पोएट, ठीक है। कौन है? कुतुबी। और उसके बाद कौन सा आ गया? सवाल कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आता है, ठीक है ना। तो उससे डरना नहीं है, कैसे टैकल करना है, एलिमिनेट करना है तुमको। 3 तो पता ही है, चौथा आ जाएगा अपने। 10 नंबर में क्या है? ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द कुरान। ये भी नया सवाल है, इसी वजह से जानबूझ के डालेंगे सब, ठीक है ना। ये पहला कौन सा था? कवि था जिसने क्या किए थे? भारत के पुराणों की स्टडी की थी, ठीक है ना। ठीक कर लो इस पे भी। द फिगर ऑफ द लक्ष्मी इज फाउंड इन द कॉइन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? मोहम्मद गौरी बताया हुआ है, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी ने, जब मोहम्मद गौरी जब आया था भारत में, ठीक है ना, उसने उस समय जो क्वाइंस चलाए थे, उसमें क्वाइंस के एक साइड में क्या है? उसका नाम लिखा हुआ था। और दूसरे साइड में क्या हुआ था? माता लक्ष्मी जी की क्या थी? पिक्चर बनी हुई। कहां पे आया था? कहां पे आया था? राजस्थान के कौन से पहाड़ी पे? माउंट आबी पे मूल राज सेकंड ने हराया था। और ये भाई साहब कौन है? ये कौन है? भीम टू का, भीम टू का है। भीम टू ने इसको भेजा था आर्मी के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अगर भीम टू दिया जाता तो आंसर क्या होगा? गौरी ने हमला कब किया है? 75 में किया है, ठीक है ना। और जब इन लोग के साथ बैटल कब हुई है?
1078 में हुई है, ठीक है ना। 1178 में हुआ। अब वो कब हुई है, ये होगा फर्स्ट बैटल कब हुई है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई है 91 में। सेकंड कब हुई है, और उसके साथ चंदावर के साथ कब हुई लड़ाई 94 में। 2 साल लग गए थे उसको डिफीट करने में, हार ही नहीं रहा था। तब मोहम्मद गौरी आता कहां से, अफगानिस्तान में, तब इसको जाके हारता भी नहीं है। जीतते जीतते भाई साहब हार जाते, क्योंकि एक अनोन एरो उसके आंख में लग जाता है, वो भाई साहब वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंकर द बिहार, कौन है, बख्तियार खिलजी, ठीक है। मलिक जानी एक नाम है यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन है भाई, मलिक जानी, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है बिहार से रिलेटेड। ये कौन है, ये कौन है, पहला गवर्नर है जिसको नियुक्त किया गया था, किसके जरिए, इल्तुतमिश के जरिए, बिहार में, बताया था ना। पहला कौन था, ये पहला गवर्नर था जिसको नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के जरिए बिहार में। ये कौन है, मलिक जानी, दिखाया हुआ है, सब कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है ना। पहला गवर्नर है जिसको बिहार में नियुक्त किया गया था, किसके जरिए, इल्तुतमिश के जरिए, ठीक है। बख्तियार खिलजी ऐबक तोगर है, हु डिस्ट्रॉय द नालंदा, ये तो 5 चिंटू सवाल है, चिंटू वाला सवाल है, कौन है, बख्तियार खिलजी। अरेंज द फॉलोइंग इन द इन्वेजन, 16 नंबर, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। 16 नंबर भी बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी पीटी में आया हुआ है। क्या हुआ आंसर, सी नंबर। 3 में है मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट में है गजनी, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में कौन है, गौरी, देख लेते हैं। ये 712 में है, ये कब आया था 1200, ये कब आया था 1221 में। गौरी कब आया था, गौरी ने वेट कब किया भारत को, इसने किया है 1001 को। तो आंसर होना चाहिए इसका मोहम्मद गौरी, पहले मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद आएगा मोहम्मद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद 3-1-2-4, सी नंबर। भीम टू बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, आंसर क्या होगा, चालुक्य, बताए थे ना, चालुक्य डायनेस्टी का ये शासक है। 18 नंबर, अकॉर्डिंग टू विच हिस्टोरियन मोहम्मद गजनी इन्वेड इंडिया 17 टाइम, लिख लो 17 टाइम, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, टिक कर लो इसको। 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर, इलियट, हेनरी इलियट, ठीक है, हिंदी में क्या है, हेनरी इलियट, ठीक है ना। 17 नंबर का अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी टिक स्टार मार लो। खिलजी डायनेस्टी में हम लोग थे, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे बैटल्स की थी, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे की हुई है, नॉर्थ इंडिया में कर रहा है, साउथ इंडिया में कर रहा है, उधर मुगल किससे लड़ रहा है, मंगोलों से लड़ रहा है, ठीक है ना। तो चारों तरफ लड़ाइयां ही लड़ाइयां कर रहा है, ठीक है ना, और जीतते भी जा रहा है, ठीक है ना, जीतते भी जा रहा है। देखो जब नॉर्थ इंडिया में, जब उसने साउथ इंडिया में जो अपना कैंपेन चलाया, पहले कहाँ पे हमला किया, देवगिरी में, उसके बाद कहाँ गया ये, वारंगल में, फिर उसके बाद कहाँ गया, द्वार समुद्र में, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ गया, पांड्या वालों में, ठीक है ना, मदुराई में। तो जो साउथ का कैंपेन में इसको एक क्या मिला था, बहुत खजाना मिला, बहुत पैसा इसको मिला। जहां पे भी जा रहा है खजाना क्या कर रहा है, लूट के अपने पास भरते जा रहा है। तो बहुत जो हमले कर रहा है, लूटते जा रहा है, पैसा बहुत इसको क्या मिला, पैसा तो बहुत मिला, पैसे की तो कमी नहीं हुई। हाथी भी बहुत सारे उठा के ले आया, घोड़े भी बहुत सारे उठा के ले आया, बहुत कुछ मिल रहा है इसको। और यहाँ तक कि इसको क्या मिल चुका है, नूर ऑफ हिंदुस्तान, क्या बोलते हैं इसको, कोहिनूर हीरा इसको मिल गया था। और कहाँ मिला था इसको, काकतीय डायनेस्टी में थे। काकतीय डायनेस्टी में कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, उसके डायनेस्टी में ये डायमंड पड़ा हुआ था। इस डायमंड को लेके कौन उसका सेनापति कौन था, उसका मलिक कफूर, उसका कौन था, गुलाम था, ठीक है ना, जिसको गुजरात अभियान के तहत खरीदा गया था, ठीक है ना। और साउथ में जितने कैंपेन थे सब ने किसने लीड किए हैं, इसी आदमी ने। मलिक कफूर ही क्या करता है, सारे के सारे साउथ कैंपेन को लीड करता है, एक के बाद सबको जीतता है, और बहुत पैसा हाथी घोड़े सब लेके, खजाना लेके चला जाता है अलाउद्दीन के पास,
ठीक है ना। अलाउद्दीन तो खुश हो गया भाई, कितना ये तो मेरे लिए क्या है, खजाना है, ठीक है ना, मेरे लिए तो खजाना है, जहां जा रहा है क्या कर रहा है, जीत के आ रहा है, जीत के आ रहा है, लूट लाट के आ रहा है। तो अब देखो सारे बैटल्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, सारे बैटल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, मार्केट पॉलिसी एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ द खिलजी, ये इसका अलाउद्दीन खिलजी, और यही एग्जाम में पूछता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो चलेगा वो बीपीएससी में एकदम पूछना ही पूछना है इसको, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है, समझ रहा है। आर्थिक नीति, आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है, आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, हर वो चीज जो किससे रिलेटेड हो, धन से, पैसे से, ठीक है, हर वो चीज जो किससे रिलेटेड हो, पैसे से, धन से, उससे रिलेटेड हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल पॉलिसी, आर्थिक पॉलिसी। जैसे जीएसटी भारत में लाया गया तो वो किस पॉलिसी के तहत लाया गया होगा, इकोनॉमिकल पॉलिसी, क्यों, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। तो हर वो चीज जो पैसे से रिलेटेड है उसको हम किस में गिनते हैं, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाते हैं, वो क्या बनाएगी, इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाएगी। इकोनॉमिकल पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतरीन करना है, बेहतरीन बनाना है, पैसे की कमी हमारे पास नहीं होना चाहिए, खजाना हमारा क्या होना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए। खजाना खाली तो देश कैसे चलाएंगे, एम्पायर को कैसे चलाएंगे। जो अब अलाउद्दीन खिलजी दुनिया भर की लड़ाइयां कर रहा है चारों तरफ, उधर साउथ में, नॉर्थ में, उधर मंगोल भी इन्वेड कर रहा है, तो लड़ाइयों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के बिना हो सकता है, पैसा तो इसको मिला है बहुत सारे बार के, खजाना जो इसको इतना सारा मिला, बहुत सारे जो एम्पायर के हैं ये लोग भी इसको क्या कर रहे हैं, हर साल टैक्स भेजने का बोल दिया भैया कि हम आपको वादा कर रहे हैं, हम आपको हर साल टैक्स भेज दिया करेंगे। लेकिन एक दो लड़ाई करे तो समझ में आता है ना, चारों तरफ से लड़ाई कर रहा है, उधर मंगोल इन्वेड कर रहे हैं, साउथ में अलग लड़ाई कर रहा है, नॉर्थ में अलग कर रहा है लड़ाई, तो इसको भी एक ऐसी पॉलिसी चलानी जरूरी थी ताकि अर्थव्यवस्था दिल्ली सल्तनत की अच्छी चले, ठीक है, क्योंकि लड़ाइयां लड़ रहा है, लड़ाइयों में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा, और इसकी आर्मी भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी आर्मी है, 2-3 लाख की आर्मी है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी आर्मी को क्या करना है, पैसे देना है, खाना पीना सारा, इस सब की सुविधा कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। इसी के कारण इसको एक इकोनॉमिकल पॉलिसी चलाना बहुत जरूरी था, ताकि ये जो इतने सारे जो युद्ध कर रहा है इसको क्या करे, मैनेज कर सके, ठीक है। इकोनॉमिकल पॉलिसी में दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता सवाल इससे, हिंदी में बोलेंगे क्या इसको, बाजार नियंत्रण नीति, इधर क्या आएगा, रेवेन्यू या टैक्स पॉलिसी, टैक्स हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इस पॉलिसी को भी हमको देखना है और इस पॉलिसी को भी देखना है, ठीक है ना। रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी इसकी और मार्केट पॉलिसी क्या थी, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अभी तक कोई ऐसा सुल्तान नहीं आया था जिसने मार्केट पॉलिसी को चलाया हो, कोई ऐसा सल्तनत नहीं आया था, जितने थे किसने नहीं चला, लेकिन पहला ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी जिसने मार्केट पॉलिसी को चलाया, मार्केट को कंट्रोल किया, अपने कंट्रोल में है मार्केट। इसमें क्या क्या किया वो देखेंगे और इसमें क्या क्या किया वो देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या है, रेवेन्यू, टैक्स रिलेटेड। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बहुत सारे लड़ाइयां लड़ रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में लड़ रहा है, गुजरात से लड़ रहा है, फिर मालवा से लड़ रहा है, ठीक है, इन सब से लड़ रहा है, फिर नॉर्थ में किससे लड़ रहा है, साउथ में किधर से लड़ रहा है, देवगिरी से लड़ रहा है, वारंगल से लड़ रहा है, ठीक है ना, द्वार समुद्र है, फिर उधर मंगोलों से लड़ रहा है। तो लड़ाइयां तो बहुत सब चल रही है, लड़ाइयों में पैसा बहुत खर्च होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक आर्मी को दूसरी जगह लेके जाते, पहले एक जगह से दूसरे का बहुत सारा खाना पीना सब लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना, उसको पेमेंट भी करना आर्मी को, पैसा बहुत खर्च होता है, तो इसी वजह से इसको इकोनॉमिक पॉलिसी चलानी पड़ी। अब सवाल यहाँ पे है, इसको हम लोग को देखना, इसके नीचे जो लिखना है, ठीक है ना, उसके नीचे नहीं, इसके नीचे लिखना। तो देखो ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले जो इसके पास तो देखो एरिया तो बहुत फर्टाइल एरिया इसके हाथ में है, ठीक है, कौन सा, गंगा यमुना वाला जो इलाका है वो दैट इज द मोस्ट, सबसे फर्टाइल इलाका है, सबसे उत्पादक क्षेत्र है वो,
ठीक है ना, सबसे उत्पादक। और इसी एरिया के वजह से क्या होता है कि बहुत सारे अरब तुर्क भारत में कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हमला कर रहे थे। उनको क्या चाहिए था, यही इलाका चाहिए, क्योंकि ये काफी समृद्ध इलाका है। इस इलाके पे जो कंट्रोल करेगा वही आदमी क्या होगा, सबसे ज्यादा धनवान रहेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो अलाउद्दीन खिलजी तो भाई इस पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है? मान लेते हैं कि उस समय जिस समय अलाउद्दीन खिलजी था, शासक कर रहा था, मान लेते हैं 20% टैक्स लगाया उसने। ठीक, 20% टैक्स का मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी किसान प्रोड्यूस करेगा उस पर 20% टैक्स लगाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया। तो क्या इस टैक्स से अलाउद्दीन खिलजी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि एक दो वार लड़े तो हमको समझ में आता है ना भाई, ये दुनिया भर की लड़ाइयां लड़ रहा है। इसका सपना क्या है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सेकंड अलेक्जेंडर बनना है, दुनिया को फतेह करना है, ईरान तक पहुंच जाना, अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सपने बड़े हैं तो काम भी बड़े करने पड़ेंगे, उसके लिए आर्मी में पैसा खर्च करना पड़ेगा। आर्मी रहे, पैसा रहेगा, पैसा आएगा, पैसा खर्च कहां करेंगे, आर्मी में। आर्मी क्या करेगी, युद्ध लड़ेगी, और तब इसके सपने साकार होंगे। तो जो मान लेते हैं कि शुरुआत में 20% जो इसने टैक्स लगाया, उत्पादन जो हो रहा है उस पर इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, जो टैक्स रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। और कितना किया, 50%। और अभी तक का जितने भी सुल्तान आए हैं दिल्ली सल्तनत में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो टैक्स लगाया अभी किसने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। इससे पहले 50 से कम ही रहता था, 25 के आसपास, 30 के आसपास झूलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, टैक्स रेट एकदम अचानक से कहां पहुंचा दिया, 50%। तो ये क्या कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी, क्या लिख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर, हिंदी में क्या लिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को 50% तक बढ़ा दिए, 50% कर दिए। ठीक है, बढ़ा के 50% कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को बढ़ाकर 50% कर दिया। 50% कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं है, बहुत बड़ा है। मतलब कि अगर मान लेते कि मेरा 1 बीघा खेत है, उसमें मान लेते जो भी प्रोड्यूस होगा आधा सीधा सल्तनत को देना पड़ेगा, आधा मेरे पास रहेगा, उसी से हमको अपना खर्चा पानी चलाना। तो बहुत हाई है, बहुत, ये टैक्स क्या है, काफी हाई है, काफी हाई है। और देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसके साथ साथ हटाता ही है, बाकी क्या करता है, इलिमिनेट कर देता है। इलिमिनेट, जो बीच में मान लेते कि सल्तनत है, सेंटर यहाँ पे है, ये बड़ा एम्पायर है, यहाँ पे बैठे हुए कौन, किसान। तो किसान क्या करेंगे, किसान किसको टैक्स देंगे, ऑफिसर्स को देंगे। और टैक्स कौन वसूल कर रहा है, एकता। कौन कर रहा है, एकता। ठीक है ना, एकता ऑफिसर क्या कर रहे हैं, टैक्स को वसूल कर रहे हैं। तो भाई साहब ऑफिसर एक तो एकता तो जाएगा नहीं किसान के पास, ये अपने ऑफिसर को नियुक्त करेगा। ऑफिसर क्या कर रहा है, एकता को दे रहा है, और एकता फिर क्या दे रहा है, इसको दे रहा है। तो देखो इस सिस्टम में क्या होता है कि सल्तनत के पास डायरेक्ट पैसा नहीं आ रहा है, इस इनके थ्रू आ रहा है। तो यहां पे क्या हो सकती है, टैक्स की चोरी हो सकती है, और यही हो रहा है। डायरेक्ट पैसा अगर इनकम टैक्स जैसे हम देते हैं, ठीक है, जितनी मेरी सैलरी है उसका एकदम कुछ अमाउंट डायरेक्ट कहां चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट टैक्स है वो, डायरेक्ट सरकार के पास पहुंचा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कौन है, किसान से कोई ऑफिसर आया, उससे टैक्स लिया, इसने कलेक्ट करके एकता को दिया, और एकता के पास फिर कोई ऑफिसर आएगा, और ये ऑफिसर क्या करेगा, सेंटर में आ जाएगा। तो ये लोग कौन है, मिडिल में। तो यहाँ पे ये मिडिल मैन क्या कर रहे हैं, घपलाबाजी कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो सेंटर को जितना टैक्स मिलना चाहिए उतना टैक्स नहीं मिल रहा। इसी वजह से इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि बेटा बहुत तुम लोग क्या कर रहे हो, उफान मचा रहे हो ना, तुम लोग को हटाइए देते हैं। तो इसने क्या किया, जितने मिडिल मैन थे सबको ऑटोमेटिक हटे जाएगा भाई, एलिमिनेट कर दिया। जितने भी बीच वाले लोग थे सारे मिडिल मैन को इसने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बात समझ आई, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखो, एलिमिनेट कर दिया। अब मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट वे में किसको इसने खत्म किया, एकताओं को हटा दिया, एकताओं को हटा दिया इसने। अब भैया जब एकता टैक्स वसूल नहीं करेगा तो कौन वसूल करेगा टैक्स, पहले क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट जा रहा था, और अब क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स वसूला जाएगा। डायरेक्ट कैसे होगा, ऑफिसर आएगा, पैसा लेगा, सीधा चला जाएगा सेंटर, बीच से कोई लेना देना नहीं।
ठीक है ना, बीच से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से देखो यही होता है। अब देखो क्या होगा कि अब देखो इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा एम्पायर है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता, दिमाग यहाँ पे क्या लगाता है कि पहले जो टैक्स वसूला जाता था तो वहां पे क्या होता था, ऑफिसर, देखो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितना टैक्स वसूल करना है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कितना टैक्स वसूल करना है। ऑफिसर गया, कितना, मान लेते हैं कि 20% टैक्स था पहले, अभी तो ये बढ़ा है ना, पहले 20% था, मान लेते हैं। तो 100, मान लेते हैं कि एक किसान ने 100 बोरी आज उसने, आज मान अभी क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है, मक्का चल रहा है ना, ठीक है ना, 100 बोरी इसने मक्का उगाई, तो 100 बोरी मक्का में 20% टैक्स है, तो मतलब 20 बोरी किसको दे देगा, ऑफिसर को दे देगा। नॉर्मल सी बात है, 20% टैक्स है, 100 बोरी उसने उगाई और 20% तो 20 बोरी इसने दे दिया। अब 20 बोरी में हो सकता है 19 बोरी सेंटर के पास जाए, एक बोरी खुद रख ले, एक बोरी क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर को तो पता नहीं है कि कितना आना है, 20 आना है कि 30 आना है, 40 आना है, पता ही नहीं है उसको, उसका कोई लिखा देखा उसके पास है ही नहीं, तो भैया उसको कैसे पता चलेगा कि टैक्स चोरी हो रही है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को तो पता चल रहा है भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेट चारों तरफ है कि भैया टैक्स का वसूली अब क्या हो रहा है, तो चट्टा साहब क्या कर रहा है, टैक्स का वसूली मतलब क्या कर रहा है? ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो इस समस्या को सुलझाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, पूरे एम्पायर को क्या करता है, देखो टैक्स, तो पूरे एम्पायर को क्या करता है, ये बोलता है कि भैया हम क्या करेंगे, एक नया सिस्टम लाएंगे, और नए सिस्टम के तहत क्या करेंगे, जितनी भी जमीन है किसके, दिल्ली सल्तनत के पास, उस पूरे दिल्ली सल्तनत की जमीन को हम क्या करेंगे, मेजरमेंट कर देंगे, मेजर कर लेंगे कि भैया कि कितना मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, एक नया सिस्टम लेके आया, और नई पॉलिसी के तहत क्या करता है, पूरे एम्पायर में जितनी जमीन है, जितनी भी जमीन है, उस पूरे जमीन को क्या करता है, ये मेजरमेंट कर लेता है, नापता है कि भैया इसके पास, इस किसान के पास कितनी जमीन है, इस किसान के पास कितनी जमीन है। तो जिस सिस्टम के तहत जो नया मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, उसका नाम है बिस्वा। बिस्वा क्या है, बिस्वा इज द यूनिट, क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ लैंड। जैसे कि आज देखते हैं हम लोग 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 10 कट्ठा, तो 10 कट्ठा, 3 कट्ठा, कट्ठा क्या है, यूनिट है, यूनिट है किस चीज का, जमीन को मेजरमेंट करने का, ठीक है ना। तो बिस्वा से ही का एक नया, बिस्वा से एक वर्ड है अभी भी चलता है, उसको क्या बोलता है, बीघा, 10 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन, इसी वर्ड से आया है, ठीक है ना, इसी वर्ड से निकला है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया कॉन्सेप्ट अपनाया, उसने बोला कि भैया जितनी सल्तनत में जमीन है सबको हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। और जो यूनिट, जिस यूनिट के तहत वो मेजर करेगा उसका नाम क्या था, बिस्वा, ये यूनिट, तो ये क्या है, यूनिट है। तो दिल्ली सल्तनत में अभी तक किसी भी सुल्तानत ने क्या किया था, मेजरमेंट नहीं किया है। नॉर्मली क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी 20% टैक्स से क्या करते थे, गए 100 बोरी है तो 20% है, 20 बोरी उठा के ले आए। जमीन को मेजरमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया था, तो ये पहला सुल्तान है जिसने मेजरमेंट को, जमीन को मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स फिक्स कर दिया, ठीक है। मान लेते कि इसके पास किसके पास कितना है, 10 बिस्वा, मान लेते कि इसके पास 10 बिस्वा जमीन है तो फिक्स रेट है भाई, तुमको इतना इतना देना पड़ेगा। 20 बिस्वा है तो भी फिक्स है, 30 है तो भी फिक्स है। तो जमीन के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारे पास जितनी जमीन है उसके अकॉर्डिंग तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सल्तनत को तो पता चल गया कि भैया किस किसान के पास कितनी जमीन है। ऑफिसर आएगा, जमीन को उसने क्या किया, मेजरमेंट कर लिया, रिकॉर्ड लेके चला गया, भैया किसान का नाम ये रहा, ये रहा एक किसान, इसके पास इतनी जमीन है, 10, तो 10 कितनी है, 10 बिस्वा जमीन है, इसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये भाई साहब को इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये भाई साहब को इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो सल्तनत के पास एक रिकॉर्ड हो गया कि भैया टैक्स कितना आएगा उसको पता है, टैक्स कितना आएगा उसको ये बात पता है। अब मान लेते हैं कि अब नया जो ऑफिसर आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे चोरी चकारी करेगा तो सल्तनत को पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि इसको पता है कि भैया 10, मतलब कि 10 बोरी ही आएगा, क्या बोलता है, टैक्स, इसको तो पता है रिकॉर्ड में। अब पता चला वहां पे 9 ही बोरी दे रहा है, तो 1 बोरी तो खा गया ये। अगर ऐसा, तो अब इस बार तो अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि भैया 1 बोरी खा गया है, तो फिर अलाउद्दीन क्या करेगा, इसको खा जाएगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन क्या करेगा, इसको खा जाएगा कि बेटा तुम 1 बोरी खाया, अब तुमको हम खाएंगे, क्योंकि अब उसके पास क्या है, रिकॉर्ड है। पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कैसे मिला, पूरे जमीन को इसने क्या किया,
मेजर कर लिया, और जिस यूनिट के थ्रू किया उसका नाम क्या है? विश्व। ठीक है ना, विश्व क्या है? यूनिट है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को? यहाँ पे लिखना है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने जमीन को नाप कर, जमीन को नाप कर कर लगाया, जमीन को नाप के कर लगाया। नीचे लिखना है क्या? यूनिट। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट लैंड यूनिट। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट लैंड यूनिट। उसका नाम क्या है? विश्व। अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रमाणित यूनिट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या था? विश्व। अब पूरी जमीन जो को मेजर करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे? विश्व। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला सुल्तान कौन था जिसने लैंड को मेजरमेंट करके टैक्स को लगाया, आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। यूनिट क्या है? विश्व। कैसे याद रखें? बीघा से विश्व। ठीक है। अब देखो इससे समस्या क्या, अब इससे जो समस्या, दो समस्या प्रॉब्लम होगी। एक तो इसको पता चल गया कि रिकॉर्ड क्या है, और इससे क्या होगा, जो चोरी चकारी जो कर रहा था ऑफिसर, उस सब का क्या होगा? खेल खत्म हो गया, क्योंकि अब वो लोग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो लोग ये सब नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ देखो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, दो और नए तरह के टैक्स लगाता है। ये जो टैक्स है ये किससे रिलेटेड है? जमीन से रिलेटेड है। क्या किससे रिलेटेड है? जमीन से। यहाँ पे देखो ये जो टैक्स था ये किससे रिलेटेड है? जमीन से रिलेटेड है। लेकिन मान लेते मेरे पास जमीन ही नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे। तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम टैक्स नहीं देगा? देगा नहीं? तुम ये सोचोगे हम तो बच गए, अलाउद्दीन छोड़ देगा तुमको? नहीं छोड़ने वाला, वो आदमी बहुत खतरनाक है। तो ये क्या करता है? दो तरह के और टैक्स लगाता है। ठीक है ना, एक लगाता है हाउस पे, अगर तुम्हारे पास घर है उसके के अंदर तो हाउस से रिलेटेड टैक्स लगाएगा, मान लेते हैं कि, ठीक है ना। और दूसरा टैक्स लगाता है जानवरों पे, पशु पालन करते हैं जो चरवाहे, जैसे कि चराने के लिए तुमको एक पशु पालन, मतलब अभी ना तुम कपिला पशु आहार खिला रहे हो। पहले कपिला पशु आहार था? नहीं था ना। पहले क्या करते थे? जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, बहुत बड़े जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लाना जाना पड़ता था। ठीक है ना। अब तुमको, अगर तुम्हारे पास जानवर है, घोड़ा बकरी जो भी है, गाय भैंस, अगर चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उस पर भी क्या लगेगा? तो दो नए तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खिलजी। घर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर। तो घर से क्या हो जाएगा? घराई। घर से क्या हो जाएगा? घराई। और ये क्या करते हैं? चरा रहे हैं, तो चराने से क्या हो जाएगा? चराई। सिंपल है। तो दो नए जो कि टैक्स जो लगाए, कौन से लगाए हैं? अगर आपके पास घर है तो घर से घराई, और किसको चराना है? किसको? जानवरों को चराना है, जानवरों को। तो जानवरों को चराने के पे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा? चराई। ठीक है ना। ये कौन सा? चारागाह से रिलेटेड है, चारागाह से संबंधित है। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? घराई और चराई। तो नई तरह के टैक्स लगाता है। ठीक है ना, घराई और चराई। ये सारे टैक्स क्यों लगा रहा है वो? उसको पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? उसको सपने बड़े हैं, इंडिया को जीतना है, ईरान को फतेह करना है, अफगानिस्तान को फतेह करना है। फतेह करने के तो भाई तो आर्मी चाहिए ना। आर्मी है तो आर्मी पे पैसा खर्च होगा। वो पैसा कहां से लाएगा? यहीं से लाएगा ना। इसी वजह से दुनिया भर के टैक्स वो लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया के। अब देखो तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखो। अब क्या है? देखो, ठीक है, अब देखो क्या होगा। जो इकता था, मैंने क्या बोला था? मिडिल मैन में। देखो अब मान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? डायरेक्ट टैक्स वसूल कर रही है। तो जो इकता का रोल तो खत्म हो गया। इसका मतलब इसने क्या किया? इकताओं का क्या कर दिया? तो इकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और एबॉलिश किसने किया? ये भाई साहब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इकता सिस्टम को समाप्त करता है। एबॉलिश मतलब समाप्त करना। ठीक है ना। तो इसने, लेकिन फिर हम क्या देखेंगे? तुगलक डायनेस्टी आएगी तो फिर से वहां पे इकता सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है? इकता सिस्टम को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ठीक है ना। और इकता सिस्टम को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके जरिए अब इकता सिस्टम खत्म कर दिया तो भैया जो ये लोग टैक्स वसूल कर रहे थे, अब कौन टैक्स वसूल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो वो जो जमीनें थी जो इक्ता के अंडर में आती थी, वो सारी जमीनें किसके अंडर में आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब इनकी जमीनें किसके अंडर में आ जाएंगी? सल्तनत के पास आएंगी, क्राउन के पास आ जाएंगी। क्राउन क्या मतलब क्या? सुल्तान के पास आ जाएंगी। और जो भी जमीनें डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में रहती हैं, उस जमीनों का एक नाम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खलीसा। तो खलीसा जमीन का मतलब क्या हुआ? खलीसा जमीन का अभी मत लिखो यार। खलीसा जमीन का मतलब वो हुआ, मतलब ये हुआ कि वैसी जमीन है जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सुल्तान का क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है। और वो डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट किससे मतलब है? डायरेक्ट रेवेन्यू से, कि वहां का जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस इलाके पे, जिसको हमने खलीसा बोला है, वो सारा पैसा कहां पे जाएगा? सीधे सेंट्रल के पास जाएगा, सुल्तान के हाथ में जाएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। ऑफिसर जाएगा, डायरेक्ट पैसा उठाएगा कहां से? किसान से लेगा और जाके सीधे कहां पहुंचाएगा? सेंटर में पहुंचाएगा। ठीक है, तो खालिसा लैंड का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा लैंड जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? सुल्तान का या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, खालिसा लैंड का मतलब क्या हुआ? खालिसा लैंड का मतलब क्या हुआ? जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है ना, डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? सुल्तान का। तो अब देखो, जो गंगा यमुना वाला दुआब लग रहा है, वो कौन है? मोस्ट फर्टाइल एरिया है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां जनरेट होता है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? रेगिस्तान में, फर्टाइल एरिया में होगा। रेगिस्तान में तो उगता ही नहीं है भाई। तो गंगा यमुना वाला जो इलाका है वो क्या है? मोस्ट फर्टाइल लैंड है, सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो वहीं से आता है। तो इसने भी क्या सोचा कि भैया अगर इस इलाका को हम क्या बोलते हैं? खालिसा लैंड अगर घोषित कर देंगे तो यहाँ से तो बहुत बड़ा अमाउंट इसके पास आने लगेगा। तो इसी वजह से क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, जो गंगा यमुना वाला दोआब वाला इलाका है, इसको क्या बोलता है कि ये भैया सब क्या है? ये खालिसा लैंड है। खालिसा लैंड का मतलब अब यहाँ पे जो भी टैक्स वसूला जाएगा वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। ठीक है, किसके पास जाएगा? सुल्तान के पास। तो इसी वजह से क्या बोलता है, जो दोआब एरिया है, दोआब कारा फोर्ट, जहां पे इसको मारा था अपने दामाद को, ठीक है ना, कारा फोर्ट वहीं मारा था ना अपने दामाद को, वहां पे लेके मेरठ से कारा वाला जो लैंड है, जो पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया किसके अंदर कहलाएगा? खालिसा लैंड कहलाएगा। खालिसा लैंड का मतलब क्या हुआ? उस एरिया पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है ना, वहां पे कोई अल्लू जल्लू क्या करेगा? टैक्स नहीं वसूलेगा। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर जाएगा, पैसा कलेक्ट करेगा, सीधा सेंटर जाएगा। खालिसा लैंड का मतलब, खालिसा लैंड का मतलब क्या होगा? वैसी लैंड जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? सुल्तान का। ठीक है ना, तो और इसी वजह से क्या बोला? दोआब एरिया। दोआब एरिया मतलब कौन सा? गंगा यमुना वाला जो इलाका है वो मोस्ट फर्टाइल लैंड है। और इस लैंड पे इसने क्या किया? बोल दिया कि ये भैया कौन सी लैंड है? खालिसा लैंड है, क्योंकि ये इलाका क्या था? मोस्ट फर्टाइल लैंड था, और यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसने क्या बोला था इसको? भैया खालिसा। कहां से कहां तक? मेरठ टू कर। बिस्वा सिस्टम मतलब क्या? बिस्वा का मतलब हो गया कि भैया तुमको हमको जमीन नापना है, तो जिस यूनिट का इस्तेमाल करोगे वो कौन सा है? बिस्वा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हर जगह पूरी सल्तनत की जमीन को हमको मेजरमेंट करना है तो यूनिट यही रहेगा। यूनिट तो यहाँ पे भी है, नहीं बाकी लैंड नहीं। मैंने क्या बोला कि जिस लैंड को ये खालिसा लैंड घोषित करेगा, ठीक है ना, वही खालिसा लैंड है। ठीक है ना, वही खालिसा लैंड, वहीं पर डायरेक्ट सेंट्रल क्या करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो इसने क्या किया? गंगा ये इस इलाके को क्या बोला कि भैया ये खालिसा लैंड है। खालिसा लैंड मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इलाका है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी लैंड में तुम अपना काम करो, उससे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है ना, जो अब मान लेते हैं कि राजस्थान वाला इलाका है, वो कौन सा है? रेगिस्तान वाला इलाका है। वहां पे अगर ये सिस्टम खालिसा लैंड बोल के क्या फायदा? वहां पे तो कुछ उगता ही नहीं है। क्या मिलेगा वहां पे? सांप मिलेगा, बिच्छू मिलेगा, उसका क्या करेंगे? अचार बनाएंगे उसका? हम नहीं करेंगे कुछ। हम खालिसा लैंड तो इसको बोलेंगे जहां पे मोस्ट फर्टाइल, जहां पे इनकम सोर्स काफी ज्यादा है। यहीं पे सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज्यादा कहां पे है? यही इलाके पे, यही इलाके पे, दोआब इलाका पे। दोआब इलाका गंगा वाला इलाका, गंगा क्योंकि नदियों वाला इलाका है ना, यहाँ पे क्या भूमि का पे क्या है? उपजाऊ है। ठीक है ना, फेंक भी देंगे ना सीड्स, अपने आप हो जाएगा। खाद मतलब खाद डालने की जरूरत नहीं, इतना फर्टाइल लैंड है। ठीक है ना, इसी वजह से तो बहुत सारे शासक भारत में हमला कर रहे थे, और इसी वजह से इस लैंड को खालिसा लैंड इसने घोषित कर दिया, और यहीं से क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या पूरे एम्पायर के लैंड को खालिसा लैंड घोषित किया? नहीं, जिस लैंड को इसने खालिसा बोला बस वहीं तक सेंट्रल का कंट्रोल है, बाकी जगह पे अपना सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना, बाकी सिस्टम देखो, इक्ता सिस्टम जो था, इसका मतलब क्या कंप्लीटली खत्म हुआ है? नहीं, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द खत्म हो गया। ठीक है ना, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? पूरा टैक्स सिस्टम पढ़ लिया। ऐसे ऐसे इसने टैक्स लगाए थे। ठीक है ना, दुनिया भर के टैक्स है, ये सब लगाए।
अब समस्या यहाँ पे ये है, इतने सारे जो टैक्स लगा रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी, तो भाई साहब टैक्स को मान लेते लगा तो दिया, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट होना चाहिए जो ये देखे कि भैया जो टैक्स हमने लगाया है वो सही ढंग से टैक्स चल रहा है कि नहीं। जो ऑफिसर को हम भेज रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदमी हम भेज रहे हैं, वो ढंग से काम कर रहा है नहीं, कहीं खुरापाती तो नहीं कर रहा है, पता तो चला कि कोई क्या बोलते हैं टैक्स तो चोरी नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करना पड़ा। और जिस डिपार्टमेंट को इसने स्टैब्लिश किया था, एक डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था, उसका नाम क्या है, दीवान है। इसका काम क्या था कि भैया देखो पहले सुन लो कहानी, इसका काम ये था कि भैया जितना भी जो टैक्स रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन संभालेगा, यही डिपार्टमेंट संभालेगा, ठीक है ना। टैक्स जैसे कि हमने इंट्रोड्यूस किया है तो भैया वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ऑफिसर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, तो टैक्स रिलेटेड जो भी काम होगा यही देखेगा। आप देखो कैसे काम करेगा ये, क्योंकि इसके पास रिकॉर्ड है कि कहां से कितना टैक्स आएगा, कहां से कितना टैक्स आएगा, इसके पास ये रिकॉर्ड है। इसी वजह से ये क्या करता है, इस नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। नाम क्या है इसका, MUSTKHARAJ, अजीब अजीब तो नाम है चट्टा सा। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है ना, उसको अपने पास क्या रखना है, उसका सारा रिकॉर्ड्स रखना है इसको, ठीक है ना। जितना हमने अभी टैक्स सिस्टम पढ़ा है, इस टैक्स सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे चलना चाहिए। मान लेते कोई जिस ऑफिसर को हम भेज रहे हैं कहाँ पे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो ढंग से कलेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लेते उसने ढंग से कलेक्ट नहीं किया टैक्स, तो क्या किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैसी कार्रवाई की जाएगी, मान लेते कि अब तो मान लेते कि कोई भी ऑफिसर जा रहा है, पहले तो पता नहीं चला था क्योंकि रिकॉर्ड नहीं था, अभी क्या है सबको पता चल गया कि भैया कि उसको पता है कि भैया कितना टैक्स आएगा। मान लेते कि अगर टैक्स में अगर थोड़ी सी भी इधर उधर किया इसने, टैक्स से उधर उधर जहां भी थोड़ा सा इधर उधर किया, तो ये भाई साहब क्या करेगा, ये भाई साहब क्या करेगा, लटका देगा। कहां पे, यहाँ पे। इसको बोलते हैं चोर मीनार। क्या नाम है इसका, कहां पे है, दिल्ली में ही है, ठीक है ना, सिरी किला के आसपास है, अभी बताएंगे। ये चोर मीनार है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हल्के हल्के होल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, छोटे छोटे होल्स हैं। अब जो भी आदमी चोरी चकारी करेगा किसमें, टैक्स से रिलेटेड, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे डंडा निकला हुआ, ठीक है ना, उसका गर्दन काटेगा, यहाँ पे लटका देगा। क्या करेगा, गर्दन काटेगा लटका देगा, गर्दन काटेगा लटका देगा, गर्दन काटेगा लटका देगा, ठीक है ना, यही बाहर में ही, ठीक है ना। अब जो भी आदमी इधर से आ रहा है, चोर मीनार कहाँ है, शहर में ही है, बीचों बीच आदमी आ रहा है, बच्चे ठीक है बे, गर्दन। कल तो ये तो मेरे साथ था ऑफिस से, कल ही तो मेरे साथ पी के बैठा था रे, देख रहे गायब हो गया, गर्दन उधर देख रहे। तो गर्दन भाई साहब का कहाँ लटका हुआ, यहाँ पे, क्यों, टैक्स चोरी किए। टैक्स को चोरी करेगा तो गर्दन लटका देगा। और मार्केट में भी देखेंगे, मार्केट में भी कोई उधर लोचा करेगा, गर्दन उड़ा देगा, गर्दन उड़ा के यहाँ पे लटका देगा। आदमी आ रहा जा रहा देख रहा है, नजारा देख रहा है, ठीक है ना, तो आदमी तो अंदर में क्या कर रहा है, खौफ डाल रहा है, भैया ज्यादा अगर तुम ये सब करोगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लटका देंगे, ठीक है ना। इसी वजह से इसका नाम क्या है, चोर मीनार। चोरी करोगे तो मीनार में टंगा देंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या था, टैक्स सिस्टम, ठीक है ना। पूरा टैक्स पढ़ा, कितने तरह का टैक्स है, एक कौन सा था, विश्वास सिस्टम लाया गया, ठीक है ना। पहले तो 50% इंक्रीज किया, उसके बाद विश्वास सिस्टम लाया गया ताकि पूरी तरह से मेजरमेंट किया, रिकॉर्ड कोड इसके पास रहेगा। दो टैक्स और लाए, हाउस से लेके, हाउस से हो गया घर आई, और एक होगा चराई, ठीक है ना। फिर क्या लाया गया, फिर लाया गया खालिस्ता लैंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जिसमें मतलब क्या चीज, अगर उसने बोल दिया कि ये भैया खालिस्ता लैंड डायरेक्ट सेंट्रल का, उस वहां पे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतने सारे टैक्स हैं, इतने सारे टैक्स को संभालने के लिए कोई ना कोई तो अब मान लेते कि भारत में भी इतने सारे टैक्स हैं, तो टैक्स को संभालने के लिए कौन सा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, टैक्स रिलेटेड हर चीज को रेगुलेट करना। तो उस समय का ये क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, कौन सा, दीवान-ए-मुफ्त-खराज, ठीक है, दीवान-ए-मुफ्त-खराज। ये भाई साहब क्या है, डिपार्टमेंट है जो टैक्स रिलेटेड सारा काम देखता है। जैसे कि इंडिया में क्या है, टैक्स अगर चोरी करोगे क्या करोगे, प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, जेल में डाल देगा। अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करेगा, अगर टैक्स चोरी करेगा तो प्रॉपर्टी तो सीज करेगा ही, और इसको लटका देगा, कहां पे, चोर मीनार में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्केट सिस्टम को, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, मार्केट सिस्टम। यहां तक समझ में आई बात। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मार्केट सिस्टम, दूसरा जो हमारा कहानी था, मार्केट कंट्रोल
पॉलिसी, हिंदी में क्या है? बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, किसने चलाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, इसीलिए इसको जाना जाता है इस पॉलिसी के तहत। देखो इसने क्या किया है, अलाउद्दीन खिलजी जैसे आता है, देखो इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है? इसको क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। पैसा भी किस फॉर्म में चाहिए? कैश में चाहिए। ठीक है, तो पहले जो किसान जो थे 20 बोरी करके जो तुमको दे रहे हैं क्या टैक्स, 20 बोरी की तरह जो टैक्स दे रहे हैं, अब उसको बोला कि इसने क्या बोल दिया कि हमको भैया 20 बोरी नहीं चाहिए, तुम इसको बेचो, अब बेचने के बाद जो कैश आएगा वो सीधे हमको तुम डाल दो। इसको क्या चाहिए? कैश ही चाहिए ना, कैश की प्रॉब्लम है। क्यों? किसको देना है? आर्मी को देना है, क्योंकि ये सैलरी के फॉर्म में कैश में पहली बार कोई सुल्तान जो पेमेंट कर रहा था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये भाई साहब जो पहले जो 20 बोरी तुम अनाज दे रहा है इसको, ठीक है ना, बोला कि हमको वो नहीं चाहिए, तुम पहले इसको बेचो, बेचने के बाद जो कैश आएगा वो कैश हमको तुम एज ए टैक्स के रूप में दे दो। देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है शुरुआत में, जैसे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, इसने क्या किया, जितनी प्राइस थे मार्केट में जो भी चीज बिक रहा है हर चीज का एक फिक्स रेट कर दिया। अगर तुमको सुई भी खरीदनी है तो भी इसका फिक्स प्राइस है, डायमंड खरीदना है उसका भी फिक्स प्राइस है, कुछ भी गेहूं चावल कुछ भी खरीदना है सबका इसने एक फिक्स प्राइस, ठीक है ना, डिसाइड कर दिया। कि इससे देखो प्रॉब्लम इससे क्या होता है कि आम आदमी जो है, आम आदमी है, उसको भी थोड़ा फायदा होता है। कैसे? मान लेते हैं कि पहले क्या होता है कि कोई फिक्स प्राइस नहीं था, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? बेचने वाला। अब आज गए, आज हमको क्या किया, टूथपेस्ट दिया 10 रुपये में, कल गए 20 में दे दिया। ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जनता क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी, भैया ये क्या चल रहा है, ऐसा थोड़े होता है। तो तब जाके ये सब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, हर चीज का एक फिक्स रेट कर देता है कि हर जो बेचने वाला मार्केट में जो भी बेचेगा उसको इसी रेट में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता है, ये फिक्स्ड कर देता है क्या को, प्राइस को, फिक्स्ड ऑल द फिक्स द प्राइस ऑल द, जितने भी सामान है मार्केट में सबकी प्राइस को ये क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। इससे फायदा क्या होगा? हाँ, तो इससे क्या होगा फायदा? पहला फायदा ये होगा कि जनता का होगा, जो आम जनता है वो क्या करेगी, फिक्स रेट में उसको पैसा वो मिल जाएगा। दूसरा दूसरा इससे फायदा क्या होगा सल्तनत को, फिक्स प्राइस होने की वजह से एक फिक्स टैक्स क्या होगा, सल्तनत को जाएगा। पहले पता ही नहीं चलता था कितना टैक्स आ रहा है कितना टैक्स जा रहा है, लेकिन इसके कारण क्या होगा, एक फिक्स टैक्स किसके पास जाएगा, सल्तनत के पास जाएगा। और किस फॉर्म में जा रहा है, कैश के फॉर्म। हिंदी में क्या लिखना है, जितने भी वस्तुएं हैं सबकी प्राइस को इसने क्या कर दिया, निश्चिंत कर दिया। क्या बोल रहे हैं, निश्चित कर दिया, नहीं फिक्स कर दिया। ठीक है ना, इतना हिंदी चल देगा। जितनी भी वस्तुएं थी बाजार में सबका प्राइस इसने क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, 4 तरह के बाजारों का निर्माण करवाता है, 4 तरह की मंडी को। ठीक है ना, 4 मंडियों को स्टेब्लिश कराता है। ठीक है ना, 4 तरह की मंडी को। तो 4 मार्केट सिस्टम को लेके आता है ये, 4 मार्केट सिस्टम, 4 मार्केट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। पहला, अब चारों चीज देखो, 4 मार्केट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हर जगह अलग अलग चीजें बिके। जैसे कि पहला मार्केट है, एक मंडी है, तो यहाँ पे सिर्फ तुमको क्या मिलेगा, अनाज। यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ अनाज। दूसरा है, उसमें क्या मिलेगा, सिर्फ क्लॉथ, कपड़े मिलेंगे, और ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिलेंगे। ठीक है ना, सुगर्स, ये सब इसमें मिलेगा। तीसरा में स्लेब मिलेंगे, स्लेब मतलब गुलाम मिलेंगे, कैटल्स मिलेंगे, ठीक है ना, हॉर्स मिलेंगे, ये सब यहाँ मिलेंगे। और चौथा में रिमेन, जो बच गया। तो 4 मार्केट अभी मतलब देखो 4 मार्केट सिस्टम को लेके आता है। 4 मार्केट में क्या है, सब जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी। एक मार्केट किससे है, अनाज से रिलेटेड, ये अनाज वाला मार्केट है, यहाँ पे जाएगा तुमको सिर्फ क्या मिलेगा, ठीक, गेहूं चावल यही सब मिलेगा। दूसरा मार्केट किससे रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। तीसरा मार्केट किससे रिलेटेड है, स्लेब से रिलेटेड, यहाँ पे क्या मिलेगा, पशु जानवरों का मार्केट है, यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगे, सिर्फ जानवर मिलेंगे। और यहाँ पे चौथा में रिमेन में क्या जाएगा, हीरे जवाहरात, जो भी इंपॉर्टेंट बहुमूल्य वस्तुएं, ये सब चीजें तुमको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये 4 मार्केट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। ये 4 मार्केट क्या है, 4 मार्केट बोलो या 4 मंडी बोलो, ठीक है ना, मार्केट बोलो या मंडी बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आई?
अब देखो, तो मार्केट में क्या है, प्राइस फिक्स है, हर चीज का प्राइस फिक्स है, इसका भी प्राइस फिक्स है, इसका भी प्राइस, सबका प्राइस फिक्स है। लेकिन और इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो ऑफिसर होना चाहिए ना। सुल्तान तो वहां से बैठे बैठे तो नहीं कंट्रोल करेगा, कोई ना कोई तो एक ऑफिसर होना चाहिए जो पूरे बाजार को क्या करे, अपने नियंत्रण में ले, इसको पूरे कंट्रोल में ले कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट में जो फिक्स प्राइस किया हुआ है वो सही मायने में फिक्स प्राइस का रेट चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं यहाँ पे ठगबाज सब क्या कर रहा है कि ज्यादा रेट में बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इसी वजह से एक ऑफिसर तो होना चाहिए जो क्या करे, इन सब चीजों को देखेगा। तो जिस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है, शाहनाए मंडी। एक ऑफिस का क्रिएट किया जाता है, एक ऑफिस का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, स्टार्ट किया जाता है। जिस ऑफिस का स्टार्ट निर्माण किया जाता है, जो स्टार्ट किया जाता है, उसका नाम क्या है, शाहनाए मंडी। आएंगे, इस पूरे मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, एक ऑफिसर, कंट्रोल बाय ऑफिसर। और उस ऑफिसर का नाम, उस ऑफिसर के पद का नाम क्या है, शाहनाए मंडी। हिंदी में क्या होगा, शाहनाए मंडी। मंडी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, शाहनाए मंडी। इस पूरे मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, एक ऑफिसर, और उस ऑफिसर के पद का नाम क्या है, शाहनाए मंडी। तो इस मार्केट के लिए अलग है, इस मार्केट के लिए अलग है, इस मार्केट के लिए भी अलग है, और इस मार्केट के लिए भी अलग है। तो इस मार्केट के लिए अलग शाहनाए मंडी होगा, इसके लिए अलग शाहनाए मंडी होगा, इसके लिए भी अलग होगा, और इसके लिए भी अलग होगा। और इस आदमी का काम क्या है कि मार्केट में जो फिक्स प्राइस किया है, किसने किया है, अलाउद्दीन है। क्या वो सही मायने में फिक्स रेट में बेच रहा है, ऐसा तो नहीं कि वहां पे चोरी चकारी कर रहा है आदमी, ठीक है। तो इसका काम यही है। तो इस ये क्या कर रहा है, एक तरह से मार्केट को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये ऑफिसर है। नाम क्या है पद का, शाहनाए। बात समझ में आई, ठीक है, पढ़े आगे, पढ़े, अरे बड़ा बचवा। अब देखो शाहनाए मंडी का क्या काम है, देख लो। शाहनाए मंडी, शाहना मंडी को क्या कर रहा है, मंडी मतलब मार्केट को, सबके सब मार्केट का अलग शाहना मंडी। शाहना मंडी क्या है, एक ऑफिसर है, पद है, इसका काम क्या है, मार्केट को कंट्रोल करना। इसके बेसिकली क्या काम है, टू रेगुलेट। दूसरा काम क्या करना है, रजिस्टर करना है, किसको, व्यापारी को। दुनिया तरह के मार्केट तो 50 तरह के व्यापारी आएंगे, तो हर व्यापारी आ रहे हैं, और हर व्यापारी क्या कर रहा है, अपना सामान बेचेगा। तो जो जो व्यापारी, अगर जिसको सामान बेचना है मार्केट में, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा शाहना मंडी के ऑफिस में। इसके ऑफिस में जाएगा, और इस ऑफिस के अंदर में क्या करेगा, वो रजिस्टर करेगा, भैया हमको क्या करना है, ये सामान बेचना है। तो जितने भी व्यापारी हैं, जिसको जिसको सामान बेचना है, वो इसके ऑफिस में जाएगा, और इसके ऑफिस में क्या करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करेगा कि भैया हमको सामान बेचना। और ये क्या करेगा, जितने भी व्यापारी हैं उनका क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, टू रजिस्टर द मर्चेंट। व्यापारियों का क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में तो बहुत सारे व्यापारी आएंगे ना सामान बेचने, किसी को घोड़ा बेचना है, किसी को गधा बेचना है, सब आएंगे। तो जो भी आएगा मार्केट में उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेगा वही आदमी सामान बेचेगा, और सामान भी कैसे बेचेगा, जो तय किया हुआ है। ऐसा नहीं कि तुम अपने मन से कुछ ही बोल देगा। जो मार्केट में प्राइस क्या किया है, फिक्स किया हुआ, उसी रेट में तुमको बेचना पड़ेगा, उससे ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अब बात समस्या यहाँ पे ये है, बताएगा कौन, समस्या तो यहाँ पे ये है कि बताएगा कौन कि भैया कहाँ पे चोरी चकारी चल रही है, कौन सा व्यापारी या कौन सा दुकानदार ज्यादा दाम में बेच रहा है सामान, कैसे पता चलेगा। इसके लिए कोई ना कोई तो एक डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। ऐसा ये डिपार्टमेंट कौन सा होगा, गुप्तचर वाला, ठीक है ना, इंटेलिजेंस वाला, गुप्तचर वाला विभाग होगा। और इस गुप्तचर का काम क्या होगा कि भैया देखने वाला कि जो दुकान में सामान बेच रहा है वो सामान सही मायने में सही प्राइस पे बेच रहा है कि नहीं। मान लेते ये ऑफिसर है शाहनाए मंडी वाला, इसने किसी बच्चा को बोला कि जाओ बेटा 10 रुपया का 10 चॉकलेट लेके आओ, ठीक है ना। उसने क्या किया, 5 ही चॉकलेट दिया। और बच्चा के इसको बोला देखिए चाचू 5 चॉकलेट दिया है, तो भाई सब गरमा जाएगा, बोला कि 5 तो कैसे दिया, अरे हम यहाँ पे 10 आदमी है, 10 आदमी का चॉकलेट मंगाए तो 5 दे दिए। तब ये क्या जाएगा, सीधे दुकानदार के पास, कॉलर पकड़ के खींचेगा, क्या रे कैसे रे, बहुत उछल रहा है बेटा, आओ चलो चलो चोर मीनार तुमको चलते हैं वहीं पे लेकर। वहां पे चोर मीनार में क्या करेगा, इसको टंगा देगा, ठीक है ना। लाइसेंस भी इसका क्या हो जाएगा, खत्म, और जाके चोर मीनार में टंगा देगा।
ठीक है ना। तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या है, ये करना है कि स्पाइस करना है, उसका उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, मुनिया मुंशी मुंशियान्स मुंशियान्स। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, स्पाइस करना है, इसका काम करना है। गुप्तचर विभाग है, ये कौन सा विभाग है, गुप्तचर गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग है। यहाँ पे कहा बहुत सारे एजेंट है, इसके बहुत सारे इसके बहुत सारे एजेंट घूमते रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एजेंट मार्केट में घूम रहे हैं ये देखने के लिए भैया ये सही दाम में बेच रहा है कि नहीं, नहीं बेचेगा तो क्या होगा, लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, नहीं तो चोरी में इसको टंगा दिया जाएगा। तो इसने कौन कौन से एस्टेब्लिश किए, दो डिपार्टमेंट, एक कौन सा है, सहनाई मंडी, ये कौन है, ऑफिसर जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, मुंशियान्स, ये कौन सा है, गुप्तचर विभाग है, बहुत सारे इसमें एजेंट रहेंगे। ये क्या करना है इनको, जितने मार्केट में जो लोग सामान बेच रहे हैं वो सही मायने में सही प्राइस में बेच रहे हैं कि नहीं, ये पता करना, ठीक है ना। बात समझ में आई। ये जितने हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट में एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। सहनाई मंडी की स्टेब्लिश की स्थापना किसने करवाई, अलाउद्दीन खिलजी। मुंशियात की स्थापना किसने करवाई, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब देखो बहुत सारे क्या है, बहुत सारे ऑफिस को ये क्या करता है, स्टेब्लिश करवाता है। पहला ऑफिस कौन सा है, सहनाई मंडी, सहनाई मंडी। ये भाई साहब का रूल क्या है, ये कौन है, मार्केट मार्केट कंट्रोलर, ये कौन है, मार्केट कंट्रोलर। एक है दीवान रियासत, का काम क्या है, ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, लाइन में लिख लो। इतने सारे ऑफिस को क्या करता है, स्थापना करवा रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। सहनाई मंडी ये काम क्या कर रहा है, मार्केट को कंट्रोल करने वाला ऑफिसर है। कौन सा, दीवान रियासत, इसका काम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट देख रहा है किसका, सल्तनत का। और कौन सा है, मुंशियास, ये कौन है, सीक्रेट एजेंट है किसके, सुल्तान के। एक और डिपार्टमेंट कौन सा है, बारीद ए मंडी, ये भी कौन सा है, इंटेलिजेंस ऑफिसर वाला डिपार्टमेंट है। तो गुप्तचर वाले कौन से डिपार्टमेंट है, दो, एक कौन सा हो गया, मुंशियास, और दूसरा कौन सा हो गया, बारीद ए मंडी। अब तक बात समझ में आई। इतने सारे ऑफिस को सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। इसको किसने स्थापना की, इसकी क्या स्थापना की, और रोल क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है ना, इसका क्या रोल है, सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला जो ऑफिस है कौन सा खिलाया है, सहनाई मंडी, इसका काम क्या है, मार्केट कंट्रोल ऑफिसर है, ठीक है ना, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, मुंशियात, ये कौन सा है, सीक्रेट एजेंट है। तीसरा कौन सा है, बरीद मंडी, ये भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। और एक नया कौन सा है, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत मतलब रियासत का ये क्या करेगा, पूरे रियासत का कॉमर्स डिपार्टमेंट देखेगा, पूरे रियासत में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, इन सबको कौन देखेगा, दीवाने रियासत, ठीक है। बढ़िया गए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, वास्तुकला। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम भी किए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्थापना भी करे हैं, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर को इसने प्रमोट किया, बहुत सारी चीजों को बनवाया, बहुत सारे स्ट्रक्चरों को बनवाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अलाई दरवाजा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अलाई दरवाजा। ये कहाँ बनाया गया है, ये कुतुब मीनार का क्या है, गेटवे ऑफ द कुतुब मीनार है। जैसे जो कुतुब मीनार बनवाई थी किसने, किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई थी, और स्थापना किसने की थी इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसी मीनार के आसपास यहाँ पे एक दरवाजा है, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, दिल्ली में जो मीनार में है उसी के आसपास है ये, और इसका नाम क्या है, अलाई दरवाजा। किसने बनाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। तो ये वहां पे उसने बनवाया है मीनार के पास, ठीक है ना। उसे वहीं पे एक सीरी का किला ही बनवाया है, जिसके अंदर 1000 खंबा महल है, ठीक है। ये रहा सीरी का किला, जो पूरी तरह से क्या हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, ठीक है ना। सीरी का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत पे कौन, मंगोल हमेशा हमला करते रहते थे, और दिल्ली को बचाने के लिए यहाँ पे एक सीरी का किला को बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के जरिए। लेकिन ये लेकिन किला हो गया है अभी पूरी तरह से बहुत ही बुरी कंडीशन में। आए दिन ये क्या किया, कोई ना कोई राजा क्या करता था, ध्वस्त कर देता था, ठीक है ना। सीरी का किला किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। एक हाज खोज नाम की क्या है, हाज खोज नाम की क्या है, हाज खोज नाम की क्या है, एक
लेक है, ठीक है ना, लेक है। हाज कोस नाम की क्या है, हाज क्या है, एक तालाब है समझ लो, ठीक है ना, ये तालाब है, हाज कोस नाम का एक तालाब है या लेक है। इसको इसने खुदवाया था ताकि जो सीरी का किला जो इसने बनवाया था वहां पे क्या थी, पानी की समस्या थी, और इस पानी की समस्या को ठीक करने के लिए इसने क्या किया, आसपास में एक तालाब खुदवाया, और इस तालाब के थ्रू क्या होता था, सीरी का जो किला जिसने बनाया था, सीरी का जो जगह जो किला बनाया था, यहाँ पे पानी का स्कीम क्या करता था, सप्लाई करता था। सीरी का किला क्यों क्यों बनवाया था, क्योंकि मंगोल भारत पे हमेशा हमला कर रहे थे और दिल्ली को बचाने के लिए सीरी का किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। ठीक है, और लेकिन आज इसकी कंडीशन क्या है, बहुत खराब है, ठीक है ना, पूरी तरह से क्या बचे, कुछ अवशेष ही बचे हैं। ये इसकी दीवार है, सीरी के किले की ये दीवार है। तो सीरी का भी किला किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्या क्या बनवाया है इसने, पहले क्या बनाया, अलाई दरवाजा, ये कहाँ पे है, कुतुब मीनार का क्या है, गेटवे ऑफ कुतुब मीनार है। दूसरा क्या बनवाया, सीरी का किला बनवाया, क्यों बनवाया था, मंगोल भारत पे हमला कर रहे तो दिल्ली को बचाने के लिए इसने एक आगे में एक किला बनवाया ताकि हम क्या करें, दिल्ली को बचा सके, किससे, मंगोल से। और वहीं पे उसने क्या किया, हासकुस नाम का एक तालाब भी खुदवाया, क्यों, क्योंकि सीरी का जो किला, यहाँ पे जो रहने वाले लोग, इनको क्या चाहिए था, पानी, और इसी पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे हासकुस नाम का इसने तालाब खुदवाया, ठीक है। पढ़े, तो ये सब चीजें इसने बनवाई है, पढ़े। तो क्या क्या बनवाया इसने, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, ठीक है, ये सब इसने बनाया। अब देखो 13 से 16 में क्या होता है, ये भाई सब क्या हो जाता है, मर जाता है। देखो जब अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतिम समय में काफी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब बीमार होता है, जब बीमार होता है तो इसका सबसे चाहेता आदमी कौन है, मलिक कफूर। ये भाई साहब कहाँ बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था कहाँ पे, देवगिरी में। देवगिरी का ये गवर्नर जनरल वहीं पे, वहीं का गवर्नर था। तो जब मलिक कफूर को पता चलता है कि भैया कौन, ये भाई साहब मरने वाले हैं, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो वो वहां से लौट के आता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्योंकि अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर कोई पूरे सल्तनत में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है वो कौन सा है, मलिक कफूर है। तो वहां देवगिरी से दौड़ के आता है कि भैया अगला शासक किसको बनाना है, हम ही को बनना है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल आदमी वही है। और ये भाई साहब क्या हो जाते हैं, टाइम बोल जाते हैं, कब, 1316 में जैसे मरता है। तो इसी का जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है मुबारक, क्या नाम है, मुबारक खिलजी, सबसे बड़ा बेटा। तो शासक किसको बना था, मुबारक खिलजी को, लेकिन ये नहीं बनता। इसी का एक छोटा बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का छोटा बेटा होता है 6 साल का, उसको बना देता है शासक, कौन, मीर, कौन बता है, बनना किसको था, लेकिन बन कौन जाता है, इसी का छोटा बेटा 6 साल का, ठीक है ना, उसको कौन बनाता है, इसी का स्लेव, कौन है इसका स्लेव, मलिक कफूर। क्या नाम है इसका, मलिक कफूर। ये भाई साहब क्या करेगा, इसके छोटे बेटे को क्या बना देता है, शासक बना देता है, जबकि बनना था इसको, ये बड़ा बेटा था। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि 6 साल की उम्र में अगर बढ़ेगा तो वो शासन थोड़े संभाल पाएगा। अगर इस समय इसकी एज कितनी थी, 18-19 साल का था, अगर ये शासक बनता तो मीर कफूर को क्या करता, अपने कंट्रोल में रखता, कंट्रोल में रखता, अमीर कपूर को ज्यादा उड़ने नहीं देता। लेकिन ये क्या करता है, इसी के छोटे बेटे को जो 6 साल का रहता है उसको शासक बना देता है, और सारी पावर कौन, मलिक कफूर क्या कर लेता है, अपने हाथ में ले लेता है, अपने हाथ में ले लेता है। और लेकिन जो अब ये आदमी है कौन, बड़ा बेटा, कौन है इसका बड़ा बेटा, मुबारक खिलजी, तो ये शांत बैठेगा, ये शांत नहीं बैठेगा, ये दुनिया भर की साजिशें रचेगा, कैसे भी करके क्या करना है, मलिक कफूर को यहाँ से हटाना है। तो मलिक कफूर को ये बात पता चल जाती है कि भैया ये मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, साजिशें रच रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको अरेस्ट कर देता है, जेल में डलवा देगा, किसको, मुबारक खिलजी को जेल में डलवा देगा, ठीक है। जेल में इसको डलवा दिया इसने, किसको, इसको, और खुद शासन कर रहा है। लेकिन और जेल में तो डलवा देता है मुबारक खिलजी को, उसके साथ साथ ये क्या करता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो परिवार है, उसके तो एक दो बेटे नहीं है, बहुत सारे बेटे थे, ठीक है ना, उसके परिवार को काफी ज्यादा प्रताड़ित करता, काफी परेशान करता है, कौन, मलिक कफूर। मलिक कफूर बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रताड़ित करता, बहुत ज्यादा परेशान करता है इसके परिवार को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे पहले जो थे, वो लोग क्या करते थे, इस बात से क्या हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं काफी, इस बात से क्या हो जाते हैं, बहुत, मलिक कफूर से क्या हो जाते हैं,
ना खुद नाराज हो जाता है कि भैया तुम शासक, अगर तुम्हारे पास पावर है तुम शासन चलाओ, तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वही लोग क्या करते हैं, मलिक कफूर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और इसको मारेंगे, इसको मारेंगे और इसको क्या करेंगे, जेल से रिलीज कर देंगे। और जेल से जैसे रिलीज करेंगे, अगला शासक कौन बन जाएगा, मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी भारत का अगला दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन जाता है। बात समझ आई। किसको मार के, मलिक कफूर को मार के। मलिक कफूर मर गया और उसके बाद अगला शासक कौन बन जाएगा, 1300-1620, ठीक है ना। इसका जो छोटा भाई था बहुत दो महीने के लिए बस शासक बना था, जो 6 साल का था, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुबारक खिलजी अगला शासक बन जाता है और अगर आने वाले 4 साल तक यही शासन करता है। और ये इसके बारे में कुछ पॉइंट क्या है कि ये भाई साहब क्या है, पहला ऐसा शासक है जिसको जो अपने आप को ही क्या इसने बोलता था, खलीफा बोलता था। जो कि खलीफा पद क्या है, सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट पद पाया जाता है किसमें, इस्लामिक में। और ये आदमी अपने आप को ही क्या बोल रहा है कि हम ही कौन है, हम ही कौन है, खलीफा है। हम ही बोल रहा है कि हम ही खलीफा है। लेकिन शासक तो बन गया, लेकिन लक्षण इसके शासक बनने के नहीं थे। ये भाई साहब ही क्या था, थोड़ा सा अय्याश टाइप का आदमी था, ठीक है ना, जैसा बाप था। जैसे कि इसके बाप के जो रिलेशन अलाउद्दीन खिलजी के मलिक कफूर के साथ जो रिलेशन थे, वही इसके रिलेशन इसी का एक और स्लेव रहता है, उसका नाम है खुसरो। क्या नाम है उसका, खुसरो खान। इसके साथ इसके इसके मुबारक खिलजी के साथ रिलेशन चलते हैं। जैसे बाप के रिलेशन चला करे वैसे ही बेटे के भी रिलेशन चल रहे हैं। और खुसरो खान से ये इतना ज्यादा प्यार करने लगा, ठीक है ना। इसी का कौन है, ये स्लेव है, इसका ये स्लेव है। खुसरो खान से बहुत ज्यादा इसको लगा हो गया और इतना ज्यादा प्यार करने लगा कि बोला, खुसरो खान को ही बोला कि भैया तुम ही एम्पायर चलो, हम बैठे रहेंगे। तो शासन कौन चला रहा है, खुसरो खान। लेकिन ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही इसको क्या करता था, टॉर्चर कर रहा है। तो खुसरो खान परेशान है किससे, खिलजी से, मुबारक खिलजी से। और खुसरो खान क्या करता है, खुसरो खान जब शासक बनता है, पावर इसके हाथ में आ जाती है, तो बहुत सारे जो नॉबल्स रहते हैं मुबारक खिलजी को बोलते हैं कि भैया आप इससे ज्यादा इतने इतने पावर क्यों दे रहे हो, यही आपको क्या करेगा, एक दिन हो सकता है कि आपको धोखा देगा। नोबल्स इसको समझाते हैं कि इसको मुबारक खिलजी को, भैया कि उसको इतना ज्यादा पावरफुल मत दीजिए, उतना पावर मत दीजिए। क्योंकि नावा उन लोगों को पता था कि भैया ये कुछ ना कुछ कर सकता है। लेकिन ये भाई सब क्या है, प्यार में क्या है, ये अंधा है। किसके प्यार में, खुसरो खां के प्यार में अंधा है। बोला कि भैया नहीं, खुसरो ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दिल का टुकड़ा है वो, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन दिल के टुकड़े ने क्या कर दिया, इस भाई साहब को क्या कर दिया, मार दिया। खुसरो खां क्या करता है, क्योंकि ये भाई साहब इसको ज्यादा ही चल रहा था ना इसका, ठीक है ना, तो ज्यादा ही चल रहा था, इसकी वजह से क्या होता है, खुसरो खां इसको क्या कर देता है, मार देता है। और अगला शासक बन जाता है किसका, खिलजी डायनेस्टी का। लेकिन कुछ समय के लिए, मात्र ये भी 2 महीने के लिए खुसरो क्या होता है, शासक बनता है। और एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है कि भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन है दिल्ली सल्तनत का, वो कौन है, खुसरो खां। ये सब कहाँ के हैं, सब बाहर के हैं, सब बाहर के हैं। लेकिन खुसरो खां कहाँ का था, भारत का था। ये अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाए कि पहला भारतीय मुस्लिम, पहला भारतीय मुस्लिम शासक कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का, आंसर क्या होगा, खुसरो, क्या नाम है, खुसरो खान। और जब ये बैठता तो एक उपाधि भी लेता, उस उपाधि का नाम क्या है, नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन खुसरो खान पूरा नाम है इसका। 2 साल के लिए रहता है, ठीक है, ये मूल रूप से हिंदू है, ठीक है। ये भाई साहब कहाँ का था, हिंदू था, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, मुस्लिम में, ठीक है। पहला भारतीय मुस्लिम शासक जो दिल्ली सल्तनत का क्या बना, सुल्तान बना। क्या नाम है, खुसरो खान। उपाधि कौन सी ली है इसने, नसरुद्दीन खुसरो खान। खुसरो खान क्या करेगा, इस भाई साहब को मार देगा। मारने के बाद क्या करता है, फिर से ये शासक बन जाता है। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं चलता है, 2 महीने तक ही रहता है, ठीक है ना। जैसे ये शासक बनता है तो पूरे एम्पायर में क्या हो जाती है, बगावतें हो जाती है। बहुत सारे गवर्नर जनरल क्या करते हैं, इसके खिलाफ बगावत कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम किसका रहता है, किसका नाम रहेगा, गाजी मलिक। ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब कौन है, गवर्नर। यहाँ ये भी कौन है, गवर्नर है, ठीक है। और ये भाई साहब क्या करेंगे, इस खुसरो खां के खिलाफ क्या करेंगे, बगावत कर देंगे। और खुसरो खां और किसमें,
गाजी मलिक के बीच युद्ध होंगे, ठीक है ना। 2-3 युद्ध होते हैं और इस युद्ध में खुसरो खां को क्या किया जाता है, गाजी मलिक मार देगा। और इसको मारने के बाद ये गाजी मलिक क्या करेगा, तुगलक वंश की स्थापना करता है। और जिस नाम के और तुगलक वंश की स्थापना करता है, किस नाम से, गयासुद्दीन तुगलक। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, ठीक है ना। मैंने हम लोग को अलाउद्दीन खिलजी पे ही डिपेंड करना है, वहीं से सवाल पूछता है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी मरा, उसके बाद कौन आया, मलिक कफूर, कौन आया, मुबारक खिलजी। इसको शासक बनना था, लेकिन कौन बन गया, इसका छोटा बेटा, ठीक है ना। किसके किसकी वजह से बना, मलिक कफूर की वजह से। मलिक कफूर ने बनवा दिया, क्यों, क्योंकि अगर ये बनता, ये तो 18-19 साल का है, तो ये मलिक कफूर को क्या करता, अपने कंट्रोल में रखता। अब वो कहा था काफी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत उसके हाथ में आ गई थी, बहुत सारे अभियान को उसने जीता था। तो सेना किसकी सुनेगी, उसी की सुनेगी ना, सेना किसकी सुनेगी, उसी की सुनेगी। तो काफी पावरफुल था, और उसने क्या किया, ऐसी के छोटे भाई को शासक बना दिया। लेकिन और असली असली पावर किसके हाथ में है, मलिक कफूर के हाथ में है। लेकिन मलिक कफूर इसके परिवार को काफी ज्यादा टॉर्चर करने रहा है, टॉर्चर करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो पुराने जो थे, कौन, सिक्योरिटी गार्ड थे, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, इसको मार देते हैं, किसको, मलिक कफूर को। और इसको, इस भाई साहब को जेल से आजाद करके शासक बना देते हैं, ठीक है ना। ये शासक बनता है, लेकिन शासक बनता है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है, खुसरो खां के हाथ में। क्यों, इसके प्यार में क्या है, ये आदमी पागल है, ठीक है ना। जो करेगा खुसरो करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। इसको बहुत सारे गवर्नर, बहुत सारे कौन बोलते हैं, ये नवाब, ये क्या बोलते हैं इसको, नोबेल्स, इसको अलर्ट करते कि खुसरो खां को इतना पावरफुल मत बनाइए, आपके साथ धोखा कर सकता है। लेकिन ये क्या था, इसने इसकी नहीं सुनी, और खुसरो खां क्या करेगा, इसकी मृत्यु कर देगा, इसको मार देगा, और खुद बन जाएगा शासक। जैसे शासक बनता है, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये जब शासक बनता है तो फिर बगावतें बहुत सारे एम्पायर में होने लगेंगी। और उसी में से एक कौन है, गवर्नर गाजी मलिक। इसका पूरा नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो तुगलक वंश की स्थापना करता आगे चल के। और यही भाई साहब क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे लड़ाई होगी और इसको मार देगा, और मार के नए एम्पायर की स्थापना करेगा। उस एम्पायर का नाम क्या है, तुगलक एम्पायर, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। पहला भारतीय मुस्लिम जो दिल्ली का सुल्तान बना है, और है खुसरो खां। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा नहीं।